ठीक है ना, दुनिया भर का जो कंपनी है, ठीक है, यहाँ 50 कंपनी है, ठीक है, 50 कंपनी का टर्नओवर, मान लो बाल्को के लेके चलो ना, बाल्को है तो बाल्को के अंदर भी कंपनी है, बाल्को के अंदर जैसे एसीसीएल है, ठीक है, एनटीपीसी है, बाल्को के अंदर भी कंपनी काम कर रही है जिसका करोड़ों का टर्नओवर है, ठीक है। उनका मतलब कि जो कमाई का पैसा का सीएसआर जो होता है उसे 2% खर्च करना रहता है, लेकिन उनका पैसा जा कहाँ रहा है कहीं दिख नहीं रहा है, वो पेपर में दिख जाता है कि ये वास्तविक सच्चाई है। इसके ऊपर कोई भी मैं अधिकारी को बोल दूंगा, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई भी अधिकारी बोल देगा कि इसके ऊपर डिबेट करके दिखाए, कोई भी नेता हो, राजनीतिक पार्टी हो, कोई सांसद हो, विधायक हो, ठीक है ना, चंदे लेने के ना 10 बहुत सारा रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इसमें सबसे बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। अरे अभी तो ये बोल दिया गया यार, लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ स्कूल में पढ़े हैं, किनके द्वारा कहा गया कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है बोलता है। अरे एनजीओ मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एनजीओ एक्ट होता है फॉरेन में। इन चीजों के जैसे ये मोबाइल है, इस पे 2 लोग 3 लोग बैठ के बात करेंगे कि ये मोबाइल क्यों है, बात समझ रहे हो ना। तो वाद प्रतिवाद फिर संवाद, तो उसमें नकारात्मक चीज कट के पॉजिटिव चीज आ जाएगा, तो वो राजतंत्र की खामियों को बताते हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता समानता बंधुता की बात हो गई थी, फ्रांसीसी क्रांति हो चुका था, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखा था इसको 1848 में एंजेला मार्केल के साथ मिलके, ये पूरा जो शुरू से लेकर आज तक और जब तक रहेगा तब तक ये 2 वर्गों का संघर्ष है, कामगार वर्ग और पूंजीपति वर्ग। कामगार वर्ग का अधिक काम लेता था, जैसे असेंबली लाइन में, जैसे आज भी अभी उनके अधिकार जानने का नजरिया अलग-अलग है और कुछ नहीं। तो उसी को कार्ल मार्क्स बताता है कि उसके अधिगम लाभ है, सरप्लस वैल्यू प्रॉफिट को ये पूंजीपति वर्ग रखता है। तो 2 ही वर्ग है, तो वो बोलता है कार्ल मार्क्स के ना, इन दोनों वर्गों को ना, पूंजीपति वर्ग कामगार वर्ग शोषण कर रहा है, सर्वहारा वर्ग का शासन आना चाहिए बोलता है, सर्वहारा वर्ग का शासन ना। अभी तक फिर भी इनके बात को कोई नहीं माना जाता, मसाले का व्यापार करते थे। फिर उसके बाद देखा गया कि यहाँ तो प्राकृतिक संपदा बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे उनका लालच बढ़ते गया। हमारे ऐसे विभिन्न तरीके के ना राजा थे, तो राजा कुछ टाइप के ब्रिटिशों ने इस सांप्रदायिकता का फैला हम लोग एक कम्युनिटी में हिंदू मुस्लिम जैसे करते हैं कि कहाँ से पता है, डिवाइड एंड रूल फूड डालो और शासन करो, ब्रिटिशों ने करा। वो राजाओं से ना पत्र लेता था, कोई मुस्लिम राजा है तो उसको फाड़ देगा, फिर उससे यहाँ तक व्यापार करने के लिए पत्र लेगा, फिर वहाँ से मतलब कि ना वो एक तो एग्रीमेंट टाइप का रहा था सिस्टम कि इस महीने के लिए मेरे को यहाँ के जॉब करना है और उसका शेयर आपको दिया जाएगा। एक देश में उसी समय जो अभी जो शेयर मार्केट है ना स्थापित उसी समय से हुआ था, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग एक देश नहीं क्या है। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में है श्रीमान शेखर सिंह रात्रे और आज हम राजनीतिक के विषय में बात करेंगे। आज की राजनीतिक किस दिशा में अग्रेसित है और आज का जो नेता लोग हैं वो किस दिशा में पब्लिक की सेवा करते हैं, ठीक है, इस विषय में हम शेखर सिंह रात्रे से बात करेंगे। तो देखिए, मैं तो पहली बार धन्यवाद करता हूँ हमारे जो A1 एडवाइजर केसरी मुकेश कुमार जी का, कि उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे आपसे सबसे परिचित कराया। तो मैं शेखर सिंह रत्नाकर बहुत जरूरी है कि भारत लोकतंत्र की ओर अग्रसित कैसे हुआ इसका, ठीक है, ये प्रत्यक्ष परिणाम मैं बता रहा हूँ। मैंने 4 पेज से दिया और पॉलिटिकल साइंस ही मेरा ऑप्शनल था, तो मेरा वैकल्पिक विषय वही था। तो कैसे स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे सुकरात आता है, सर्वप्रथम शुरुआत आता है, और ये 2-2,500 साल पहले की बात है। सुकरात क्या बोलता है कि पहले जैसे ना चर्च ना अधिकार देता था राजा के लिए, मोनार्क जिसको बोलते थे, राजतंत्र मोनार्क सबसे फर्स्ट ये था। अब वही चर्च ही वेस्ट में क्या है, चर्च बताता था कि ये राजा है आपका, ठीक है, और हमारे ईस्ट में क्या होता था कि वेस्ट में को चर्च ने अधिकार दिया, वो राजा, हमारे यहाँ राजा ही भगवान है, जैसे राम ही राजा है, भरत ही राजा है, राम ही हमारे भगवान, ऐसा मानते हैं। दोनों को मैं कंबाइन करूंगा ना। तो सुकरात उसी को बोला कि किसी भी चीज को जैसे राजा उसमें ने फिर जीवन भाई भतीजावाद परिवारवाद चला आ रहा था। हाँ, वो तो चला ही आ रहा था। सुकरात क्या बोलते हैं, बैठा हो तो सुकरात क्या बोला, इसी को तर्क विद्या बोला, इंग्लिश में डायरेक्टिक्स एक वर्ड दिया जिसको तर्क विद्या। मतलब कोई भी चीजों को, जैसे ये मोबाइल है, इस पे 2 लोग 3 लोग बैठ के बात करेंगे कि ये मोबाइल क्यों है, बात समझ रहे हो ना। तो वाद प्रतिवाद फिर संवाद,
जी। तो उसमें नकारात्मक चीज कट के पॉजिटिव चीज आ जाएगा। जी। तो वो राजतंत्र की खामियों को बता रहा था, उसका शिष्य कौन था? प्लेटो था। हाँ। ठीक है ना, लोग सबको, अब ये जैसे कभी उलटवासी नहीं बोलता है, हाँ। वैसे ताने मार के वो सुकरात बताता है अपने शिष्य को। तो उस टाइम के राजतंत्र के लोग उसको जेल कारागार में डाल देते हैं और उसको जहर का प्याला पीने के लिए मतलब सजा दिया जाता है कि वो जहर का प्याला पीने, क्योंकि ये सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है, सिस्टम के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ बोल रहा है, राजतंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, ये जैसे आज के डेट में हम लोग कोई भी राजनीतिक पार्टी है, हाँ। उनके खिलाफ अगर बोलते हैं, हाँ। और राजतंत्र में बैठे हैं, हाँ। तो जाहिर सी उन्हें बुरा लगेगा। जैसे मान लीजिए अभी कौन है सत्ता में? बीजेपी है। हाँ। हम बीजेपी के बारे में बोलेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, भले उसे मतलब कि जो शब्द है उसे वेरीफाई नहीं किया जाएगा, उसका एक्चुअल नाम ये विदाउट वेरीफाई उन्हें बुरा लग जाएगा। तो इसको ना लोग क्या मान के चले थे? डिवाइन राइट्स थ्योरी, जो चर्च अधिकार दिया, मतलब ईश्वरीय अधिकार, डिवाइन राइट थ्योरी मतलब चर्चा ने अधिकार दिया। इसकी वजह से अब ये राजा के खिलाफ गलत बोल रहा है, तर्क विद्या का बात करता है करके। प्लेटो तो सब उनके शिष्य थे, जो प्लेटो वो आएगा ना, वो अपना सिस्टम देगा। हाँ। तो ये सारे इसके शिष्य थे, तो उनको डिवाइन राइट थ्योरी में का उसको चैलेंज करता है, तो उसको जहर का प्याला पिलाने के लिए दिया जाता है। तो प्लेटो उसका शिष्य बोलता है कारखाना से, जब वो कारागार में था, कि मैं तुम्हें भगा सकता हूँ गुरुदेव, यहाँ चलिए, तो नहीं बोला। अपने सिद्धांत, अपने आइडियाज के लिए, जो तर्क विद्या के लिए, मैं जहर का प्याला भी पी लूंगा। अब वो जहर का प्याला पी लिया। अब उसका शिष्य कौन आता है यहाँ पे? प्लेटो। अब प्लेटो ने काफी अच्छा बढ़िया किताब द रिपब्लिक लिखा, राष्ट्र कैसा रहे, राजा कैसा रहे। तब वो लिखता है कि जैसे राजा को क्या है, जैसे ना एब्सोल्यूट मतलब एक कम्युनिज्म व्यवस्था की बात करता है। आपको ऐसा रखा गया है, बोला कि जैसे केव थ्योरी देता है, गुफा थ्योरी। गुफा में आपको साकर से बांध के बैठाया गया है, और बाहर से कोई फोकस मार रहा है, पिक्चर लाइट, आपका साकर बंद है, और वो जो पिक्चर का जो छाया प्रतिबिंब बना है ना वो दीवार में, उसी को आप देख रहे हैं, और उसी में आप गुम हो रहा है जी। इसको केव थ्योरी बोलते हैं कि आपको जो दिखाया जा रहा है वही देख रहे हो, साकर से बना है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति उस गुफा से बाहर आके देखेगा ऊपर के इन्वायरमेंट को, नेचर को, तब जाने का कार्य एब्सोल्यूट फ्रीडम तो ये है। हाँ, तो आज के डेट में वही हो रहा है, सेम टू सेम। हाँ, जो हमें पब्लिक को दिखाया जा रहा है वही देख रहे हैं। ये ठीक होगा, जो वास्तविक सच्चाई है, जी, जो जीवन यापन में आपका जीवन हो, हमारा जीवन हो, पब्लिक का जीवन हो, जो भी है, जो दिखाया जा रहा है, जो सिस्टम में बैठे हैं, जो दिखाया जा रहा है वही देखा जा रहा है। ठीक है, वास्तविक सच्चाई से बहुत दूर है लोग। वो गुमराह प्रतिबिंब, इल्यूजन, जिसको आप इल्यूजन बोल सकते हैं। हाँ, इल्यूजन करके था कि हाँ ये चीज है, ये चीज यही सत्य है। ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं वही सत्य है, और जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो सत्य नहीं है। ठीक है ना। क्या होता है कि एथेंस और स्पार्टा का इनका बहुत जो मूवी भी आई है 300 स्पार्टा करके देखना, इसमें वही टाइम का ही रहा है वो। तो बार-बार ना वहाँ पे युद्ध करते थे। तो प्लेटो एक नया थ्योरी देता था, कम्युनिज्म की थ्योरी। जैसे जो सबसे ज्यादा तर्कवान है, विद्यावान है, गुणवान है, बुद्धिमान है, वही राजा रहेगा। ठीक है, अभी हमारा भी इष्ट की बनी राजतंत्र के चले है ना, राजतंत्र है, राजा राम राजा है हमारे, वही सब चल रहा है। वो राजा ही हमारे भगवान है। वो हमारे यहाँ आएंगे तो उसका हाथी घोड़े दल आता था, तो घर को रौन के भी चले जाए तो उसका आशीर्वाद मानते थे। एक मतलब राजा आया है, राजा आया है भगवान। लेकिन वहाँ डिवाइडेड थ्योरी में राजा भगवान ने चर्च के द्वारा दिया अधिकार था, राजतंत्र हो गया मोनार्क। अब इसके बाद क्या होता है ना कि राजा का जब शासन सत्ता लोग देखते हैं, कुछ लोगों ने अब जमींदार बड़े गोटिया पूंजीपति बनते जाते हैं। हाँ, तो ये लोग हाँ, तो यही लोग ना गुट बनाते हैं, गुट मतलब गुट बना लेंगे। 8-10 लोग हो गए, इसको ना गुट तंत्र बोला गया, ओलिगार्की। तो राजतंत्र से कहा है हम लोग गुट तंत्र में, ओलिगार्की मतलब राजा के षड्यंत्र कर लो और उसके बाद गुट बना के जो मंत्री बने होंगे वो लोग शासन चलाएंगे। ठीक है, एक गुट तंत्र की बात, गुट तंत्र ओलिगार्की हो गया। अब इससे और एडवांस होता है कि बहुत लोग काफी मात्रा में, जैसे आप देखेंगे ना कि 1757 में जैसे औद्योगिक क्रांति आएगी तो बहुत कुछ लोग बड़े और ज्यादा बड़े एरिस्टोक्रेसी, अभी जात वर्गीय लोग हो गए। अभी जात वर्गीय मतलब जैसे आज के अडानी अंबानी लोग टाइप से, ठीक वैसे पूंजी वाले तो तीसरा क्या हुआ इसी के बाद ये गुप्त तंत्र से जाया पूरा सिस्टम पूरा विश्व के चल रहा है।
अभिजात तंत्र बोला इसको, अभिजात वर्गियों का शासन आया, अभिजात तंत्र बोला। ये क्यों अभिजात तंत्र बोला? इसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोक्रेसी, हिंदी में अभिजात तंत्र। कि अभिजात वर्गों ने मिलकर अपना शासन चला रहा है और जो सारी चीजें चल रही है। अब यहाँ पे ब्रिटेन आती है। सिंपल शब्दों में मैं यहीं पर आपका बात काट रहा हूँ, सिंपल शब्दों में ये समझिए, आज की राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, अगर कोई उद्योगपति, ठीक है, आज के डेट में कोई उद्योगपति उसे मैनिपुलेट करता है, सिंपल सी, ठीक है, हाँ, वो अगर चाहेगा कि हमारे ये सिस्टम को स्थापित किया जाए, हमें यहाँ प्लांट खोलना है, हमारे कारखाना खोलना है, तो कहेंगे, तो उनके लिए पूरा राजनेता, राजनीतिक तंत्र पूरा गुट, जो इतना गुट है ना, जैसे हमारे जो गुट मतलब समझिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी है XYZ, जितना भी पार्टी है, समझिए ना, तो सिंपल समझाने के लिए क्या है, भाषा में ना पब्लिक अच्छे से समझ जाएगी। हाँ, तो अभिजात वर्ग से ना आगे जैसे हम पढ़ते हैं, देखो ये लोग गुट बना लिए, फिर अभिजात तंत्र, फिर ब्रिटेन देखता है यहाँ पे कि वहाँ का सिस्टम ऐसा था, जमीन कम है ब्रिटेन के पास और समुद्री बेड़े में लोग काफी परिपक्व थे, वहाँ पे योद्धा और बहुत समुद्री बेड़े में तगड़े थे। तो यही ना एक अभिजात तंत्र को खत्म करके क्या आता है, गणतंत्र आता है, रिपब्लिक। गणतंत्र क्या कहता है, एक रानी रहेगी, जो रानी एलिजाबेथ थी वहाँ की, ठीक है, रानी रहेगी, वो शासक है, जैसे राष्ट्रपति है वो रानी है, ठीक है, और संसद रहेगा, तो संसद कानून बनाएगा, और रानी के सर्टिफिकेट से हमारे पास जमीन कम है लेकिन समुद्री बेड़े में बहुत अच्छे हैं, तो हम व्यापार करेंगे, ये बाहर जाएंगे व्यापार करेंगे, तो इनको लाइसेंस देगा कौन? रानी और संसद मिलके, दोनों मिलकर लाइसेंस देगा। बस सिंपल ये है कि उन लोग सिर्फ व्यवसाय करने के लिए आए थे भारत देश, या जहाँ जहाँ भी वो राज किए। अमेरिका भी गया, जैसे भारत एक ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, 1602 में सबसे पहले पहुंचता है हमारे यहाँ, और वो पहले अमेरिका वेस्ट गया, तो वेस्ट रेड इंडियंस बोलते थे अमेरिकी, पहले अमेरिकी को, जो हमारे मूल निवासी हैं रेड इंडियंस कहलाते हैं। ये लोग वहाँ गया तो वेस्ट इंडिया कंपनी हो गया, और यहाँ आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। दो लोगों ने खोजा, वास्को डी गामा, और एक है आपका जो पुर्तगाली, जो नाम यूरोपियन नहीं, ब्रिटेन से निकले थे लोग, तो उनका नाम याद आ जाएगा। तो क्या होता है कि गणतंत्र हो गया, दो चलते थे ना, यूरोप के लोग भी यहाँ बिजनेस करते थे, यूरोप के लोग एक और ये ईस्ट इंडिया की कंपनी, पहले यूरोप आए थे, एक पेपर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमारे यहाँ राजतंत्र ही था उस टाइम, उस समय तो राजा का चलता था, औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब का शासन था, राजा का चलता था। आज के पश्चिम बंगाल में आते हैं, चांदनगर बोलते हैं, चांदनगर, वहाँ अपना पहला बनाएंगे, सबसे पहले केरल के कोझिकोड तक में आएंगे, और फिर वेस्ट बंगाल में आएंगे, और गोवा में पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी सभी लोग आते हैं, क्योंकि यूरोप पहले से पुनर्जीवित हो चुका था। 1876 में ही फ्रांस में स्वतंत्रता समानता बंधुता की बात हो गई थी, फ्रांसीसी क्रांति हो चुका था, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखा था इसको 1848 में एंजेला मर्केल के साथ मिलके, ये पूरा जो शुरू से लेकर आज तक और जब तक रहेगा तब तक ये दो वर्गों का संघर्ष है, कामगार वर्ग और पूंजीपति वर्ग। कामगार वर्ग का अधिक काम लेता था, जैसे असेंबली लाइन में, जैसे आज भी अभी उनके अधिक जानने का नजरिया अलग-अलग है और कुछ नहीं। तो उसी को कार्ल मार्क्स बताता है कि उसके अधिगम लाभ है, सरप्लस वैल्यू प्रॉफिट को ये पूंजीपति वर्ग रखता है, तो दो ही वर्ग है। तो वो बोलता है कार्ल मार्क्स के ना, इन दोनों वर्गों को ना पूंजीपति वर्ग कामगार वर्ग शोषण कर रहा है, सर्वहारा वर्ग का शासन आना चाहिए बोलता है, सर्वहारा वर्ग का शासन ना। अभी तक फिर भी इनके बातों कोई नहीं माना जा रहा है ना, ये सब चल ही रहा है। तब क्या होता है ना, गणतंत्र वो क्या बन गया, साम्राज्य, क्योंकि वो हमारे तरफ व्यापार करने के लिए बेड़े भेज दिए, तो वो साम्राज्यवादी शक्ति हो गए, इंपीरियलिज्म बोल देंगे उसको इंग्लिश में, और हम लोग उनके गुलाम हो गए, उपनिवेश हो गए, कॉलोनी, जैसे कॉलोनी है ना, तो कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, उपनिवेशवाद, हम लोग उसके उपनिवेश हो गए। तो देखो कैसा चला ये, शुरू से देखेंगे तो राजतंत्र आया, कूटतंत्र आया, अभिजात तंत्र आया, फिर गणतंत्र, गणतंत्र फिर साम्राज्यवादी शक्ति बन गया ये, और हम लोग उसके उपनिवेश हो गए, अफ्रीका को भी पूरा बना लिया, इंडिया बना लिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सब तरह के लोग चले गए ना, क्योंकि ये लोग पहले अपने आप को व्हाइट मैन बर्डन, पहले लोग अपने शिक्षा, देखो हमारे एक इतनी कोई अनुमानित व्यक्ति भी है ना कहीं, या कोई मणिपुर में कुकिंग में तो उसकी इतनी सिटी है, हम लोग अपने इतनी, जैसे गोंडी, हमारे छत्तीसगढ़ में गोंडी लोग रहते थे, ठीक है ना। और प्री हिस्ट्री जाएंगे तो वो अलग मामला है, हमको इसी राजनीति से जहाँ से चल रहा है हम इसी पे बात करना है, इसी पे बात करना है, राजनीति कैसे विकास करा। अब ये लोग कॉलोनी तो बना लिया, इतना शोषण करते थे आम जन
लोगों का, तो बड़े बड़े लीडर्स ने आए सब जगह। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी लड़ाई करी, वहाँ महात्मा को वहाँ गांधी के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ फिर भी हुआ, ठीक है। फिर बहुत टाइम में सेकुलरिज्म में चला गया, तो जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग दिया, 14 पॉइंट्स। 14 अगस्त 1947 को फिर पाकिस्तान को आज़ाद करवाता है, बंटवारा कराता है, और हम लोग 15 अगस्त तक जैसे कि हमारा तो भारत बचा ये हुआ। तो कैसे हमने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई करा, मतलब क्यों? कॉलोनी बना के हमको कॉर्पोरेट बनाता था, पूरा नियम बनते थे, ICS का पेपर कलेक्टर का वही होता था ब्रिटेन में, और जितने जो पुलिस व्यवस्था आज के जो SP है, आरक्षक है, सब वही सिस्टम है। इंडियन पेनल कोड 1860 कोड ब्रिटिश टाइम का है, 1857 की क्रांति होती है। आज भी आपको जो धारा लगता है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर रिपोर्ट 1876 का है, तो कानून वही है जिसको अभी 3 संशोधन नहीं किए, बोले साक्ष्य संहिता और जो अभी जो तीनों में कानून में, लेकिन वो लागू हुआ ही नहीं, अभी नहीं हुआ है, चल रहा है, धीरे-धीरे चल रहा है, हो जाएगा। बदल के 302 लगेगा, तो वो इंडियन पेनल कोड का ही है, धारा 144 इंडियन पेनल कोड उसी टाइप का है, सेम। तो जो ब्रिटिशों ने हमको दिया, हमने अपने झोली में लिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ विचार, यहाँ पे विखंडन का जब बात आता है, विश्व हिंदू परिषद था हमारे यहाँ, जो आज के RSS पर जानकर जी, विश्व हिंदू परिषद, ये अपना अलग राज का मांग करता है। हाँ, गोलवलकर, वीर सावरकर इसके नेता थे, गोलवलकर इसके नेता थे, नाथूराम गोडसे जो पहला आतंकवादी है भारत का, जो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में काम करा ना, बार जेल गए, लेकिन यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद ये अंग्रेजों के साथ मिलने लगा, ठीक है, मिलने लगा। और जो जिन्ना था पहले कांग्रेस में ही था, मुस्लिम लीग का जो हेड था, जिन्ना जो इसने मांग करा, वो पहले कांग्रेस में, पहले मैं भी पढ़ूं, वो पहले कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस में था। अब एक वेस्ट में खान, अब्दुल गफ्फार खान था, जिसको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। आज के जो हमारे जो पाकिस्तान के थोड़े साउथ तरफ है, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। पहले एक मोहम्मदन एंग्लो, तो ना वैसे ही मोहम्मदन एंग्लो वेरोल्टर कॉलेज बनता है, जो आज का जो हमारा अलीगढ़ जो कॉलेज है ना, अलीगढ़, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके नहीं है, वही है, यूपी का, हाँ, यूपी का। तो वो प्रदेश का अंग्रेजी शिक्षा, देखो वो लोग को भी अंग्रेजी शिक्षा, अब यहाँ के जितनी भर्ती होती थी ना, सबको जाना पड़ता था ब्रिटेन, ठीक है। क्राउन में 1857 की जब तक क्रांति नहीं हुई, तब तक ना रानी, जैसे ना संसद लोग चला रहे थे ना, तो 1857 की क्रांति होती, तो रानी थोड़ी उसमें डिक्टेटरिज्म में आती है, और वो फिर 1858 से नए एक कानून बनाता है, जो भारत को पूरा अपने में ले लेता है, जितने कॉलोनी है ना, अब उनके अंदर में एक्चुअल में वो आ गए। अब लोगों का यहाँ पे देखा, गरीब आमजन, किसी को मान लो कि गांधी जी आए, वो साउथ अफ्रीका में वकील बनने गए थे ना, वहाँ भी गांधी का कुछ अच्छा बढ़िया रंग भेद नीति के खिलाफ वह लड़ाई लड़ा था। और उसके बाद वो यहाँ आया, तो 1915 में सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया। फिर 1917 में वो देखता है कि जब चंपारण आंदोलन होता है, चंपारण में क्या था कि 3 कठिया पद्धति, जैसे किसान का 20 बोरा है, 20 बीघा बोया है, तो 3 बीघा में उसको जैसे नील की बोना है, नीले, क्योंकि यहाँ से ना जैसे चीन के रूप से, चीन उनको प्रयास था, तो चीन से रेशम जाता था, सिल्क, हमारे यहाँ से कॉटन जाता था, विभिन्न तरीके के मसाले, तो मसाला ही था, मसाले सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस उनका मसाले का व्यापार करते थे। फिर उसके बाद देखा गया कि यहाँ तो प्राकृतिक संपदा बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे उनका लालच बढ़ते गया। हमारे विभिन्न तरीके के ना राजा थे, तो राजा कुछ टाइप के ब्रिटिशों ने इस सांप्रदायिकता का फैला हम लोग एक कम्युनिटी में हिंदू मुस्लिम वैसे करते हैं कि कहाँ से पता है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, ब्रिटिशों ने करा। वो राजाओं से ना पत्र लेता था, कोई मुस्लिम राजा है तो उसको फाड़ देगा, फिर उससे यहाँ तक व्यापार करने के लिए पत्र लेगा, फिर वहाँ से, मतलब कि ना वो एक तो एग्रीमेंट टाइप का रहा था सिस्टम कि इस महीने के लिए मेरे को यहाँ के जॉब करना है और उसका शेयर आपको दिया जाएगा। एक देश में उसी समय जो अभी जो शेयर मार्केट है ना, स्थापित उसी समय से हुआ था, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग क्या है, उन लोग बस राजा के पास जाते थे अपना प्रस्ताव लेकर कि महाराज, मतलब सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, महाराज मेरे को यहाँ बिजनेस करना है, यहाँ धंधा करना है, ठीक है ना, इसका
गिफ्ट देते थे और मेरे को आपको इतना परसेंट आज के डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर परसेंट दिया जाएगा। आज के डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड में जैसे करोड़ों रुपए दिया जाता है ना, तो राजा सोचते थे कि हमें तो बिना बैठे बैठाए मिल जाएगा, बैठे बैठाए ये और सिस्टम नहीं रन करना पड़ रहा है, सिस्टम भी हमारे प्रजा को जाना नहीं पड़ रहा है, हमारे उसको जाना नहीं पड़ रहा है, तो ये उसे कर वसूले जानना नहीं पड़ रहा है, वो तो डायरेक्ट ही हमारे पास हमारे खजाने में पैसा आ जा रहा है। इस टाइप का मैनिपुलेट किया गया था, सिंपल भाषा में ऐसा समझिए। इनको लैंड राइट्स मिलने लगा, लैंड राइट्स, इसीलिए आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस जो वहाँ ब्रिटेन में होता था ना, जैसे हमारे सिर्फ ब्रिटिश नहीं आए हैं, फ्रांसीसी भी आए हैं, पुर्तगाली गोवा को सबसे लास्ट में छोड़ा गया है, पुर्तगाली गोवा तो गोवा पहले सबसे लास्ट में छोड़ गया है। आप तो फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश का चांदनगर की लड़ाई भी हुआ, तो इन्हीं ने सुरक्षा पहरे के लिए पुलिस बनाया, आईपीएस बनाया, ये सब आईपीएस पुलिस सब उसी टाइम के है ना, उसी टाइम उन्हीं के नाम से। और जो आप यूपीएससी जो आईएएस बोलते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो पहले आईसीएस लिखा जा रहा था, इंडियन सिविल सर्विस। तो वहां जाके एग्जाम देते थे, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस भी थे आईसीएस से आए थे, फिर बाद में तो आजाद हिंद फौज कांग्रेस में आए, अध्यक्ष बना, कुछ मन हुआ वैचारिक रूप से, पर गांधी से ऐसा उनका पूरा हो नहीं था, फिर आजाद हिंद फौज में चले जाते हैं। तो हम कॉलोनी बने ना, तो हमारे मानव अधिकारों के देखो, अमेरिका में इससे पहले क्रांति हो गई थी 1889 के लगभग के मानव अधिकारों के लिए, मानव इंसान हम हैं यहाँ के, तो अधिकारों के लिए। और 1876 में कब फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए ब्रिटिश क्रांति बोलते थे। बहुत महंगाई, असेंबली लाइन में काम करा, लोग सही चीज इनको मिल नहीं रहा था, ठीक है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जब कार्ल मार्क्स लिखता है ना, ये भी क्रांति की बात लिखता है, कामगार वर्ग और पूंजीपति वर्ग है, तब एक सर्वहारा वर्ग बनाने के लिए एक एब्सोल्यूट क्रांति चाहिए बोलता है। तो क्रांति वो बोलता है कि बिना ब्लड सेट के खून बहे बच्चा भी पैदा नहीं होता, तो इस क्रांति में बहुत बड़ा मतलब ब्लड सेट होगा तब नया वो होगा बोला। तो उसी से इंस्पायर होकर जब 1921 में व्लादिमीर लेनिन आता है, रशिया क्रांति हो, रशियन रिवॉल्यूशन, तो रशिया में क्रांति हुआ ना, कार्ल मार्क्स की वजह से है। लेकिन जब सेकेंड उसको मार्क्सिस्ट बोलते हैं, नियो मार्क्सिस्ट आते हैं, जैसे ग्रामसी, तो ग्रामसी लिखता है कि आज हमारे परिवार लोग घर से ही, फिर स्कूल से, फिर समाज में हम जो धर्म, पूजा, जात, भाईचारा के नाम पे एक ऐसा छवि बना दिया गया कि लोग क्रांति उस पैर में साकर बना है, क्योंकि गुफा में बांध के रखा है ना, वो साकर को काट ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो गरीब तबका मैं क्या कर सकता हूँ बोल रहे हैं, मिडिल क्लास अरे दुख है, लेकिन क्या करो, चलो पेड़ ढकेल के चला ही रहे। पिछले तबका को तो मजा है, ऐसे तो पूंजीपति को कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, तो उस सिस्टम में चेंजेस चाहिए नहीं, क्योंकि इसी सिस्टम उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसी से प्रॉफिट हो रहा है उसे। हाँ, तो जो पहले हो रहा है आज भी ड्यूटेट में वही है, सेम टेरिफ क्योंकि जो बड़े उद्योगपति हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें जो पर्याप्त चीज चाहिए, जो पर्याप्त जो सुख संसाधन चाहिए, जो संसाधन, एसी का सुख चाहिए, गाड़ी का सुख चाहिए, सब चीज का सुख चाहिए, उन्हें मिल रहा है। उन्हें क्या जरूरत है? अगर हम जाएंगे उन्हें बोलने, तो वो सोचेंगे हम पागल हैं। ठीक है, हमें पागल ही स्थापित कर देंगे। अभी देखो अभी क्या होता है कि हम जब आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, आज कितना दिन हो, 75 साल ही हुआ ना आजादी पाए, तो क्या इतना बड़ा चेंजेस वो कर पाए? कुछ सबसे पहले जैसे हमारे शेयर मार्केट अमेरिका में लगा और ब्रिटेन में लगा, तो वो हमारे संसाधनों का भी शेयर में वहाँ पे चलता था, देखना। अभी लोग आजाद हो गए, तो कुछ जो उस टाइम के बड़े जमींदार तबका जो था, उन्हीं का भाई भतीजा चला रहे हैं, और आप बोल रहे हो हम स्वतंत्र हैं। अरे जब तक ड्यू प्रोसीजर कोई चीज नहीं मिले ना, प्रक्रिया के अनुरूप, आपने जब संविधान बनाया, संविधान में आपने क्या लिखा है, डीपीएसपी दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य वेलफेयर के लिए काम करेगी। आज कहीं मत देखिए, आप अपना ही कुछ गुंडा देख लीजिए, जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में ही रहता है ना। दिल्ली का एग्जांपल देंगे तो गलत है ना भाई, सिंपल। तो राज्य क्या बोला कि राज्य कल्याणकारी होगा, लोगों का कल्याण करेगा। तो ना जो ट्रेन चलती है, यात्री ट्रेन में ना रेलवे को प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन वो लोग कल्याण के लिए चलाया जाता है। जैसे कुसमुंडा से हमारा रायपुर तक ट्रेन चलती थी कुछ, अब क्या है, माल ढुलाई से उसको ना, जैसे उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो उसमें मैनेज कर लेता था। पहले भी यात्री ट्रेन से मुनाफा नहीं है रेलवे को, अभी भी नहीं है। आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ,
सिर्फ कल्याण के लिए सिर्फ और जो भी है आज की राजनीति में क्या, आज कहाँ हमको सोना में हमको ट्रेन मिलती है, गाड़ी मिलती है, मालगाड़ी मिलती है, तो सिर्फ माल खुदाई चल रहा है, कोयला खुदाई, और इतने ट्रेन चल रहे हैं कि अभी आप देखोगे हमारा पसान के पूरा फॉरेस्ट एरिया में नया रेलवे ट्रैक चल रहा है जी। डिब्बा का पूरा सागौन प्लांटेशन इतना साइज का था, अभी कुछ नहीं था, उसका पूरा डिब्बा का सागौन प्लांटेशन शर्मा रेंजर के टाइम का था, रेलवे ट्रैक निकला। ये सब क्यों है पता है कि हमारे अब ये तो डायरेक्ट कारपोरेटाइजेशन में आ गया ना। पहले जैसे अभी हंसदेव अरण्य के लोग बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, अभी रायगढ़ में 90 एकड़ जमीन कटाई हो रहा है जंगल, तो उसके लिए लोग बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इस जगह में काटने का भी नियम नहीं। देखो हमारा ही नियम हम नहीं मान रहे, जैसे कि ना 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मछली मारना प्रतिबंधित रहता है ना, वैसे ही 15 जैसे हमारे यहाँ में 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक फॉरेस्ट का रूल है, ये किसी भी तरीके से कटाई नहीं होगी। तो रायगढ़ में भी कटाई हो रहा है, अक्टूबर तक नहीं होना है, गाड़ी ये नियम में है ना, नियम मतलब जो संविधान में जो नियम बनाया गया, कानून में जो नियम है, फॉरेस्ट का नियम है, स्पेशल नियम है ना, उसी को नहीं मान रहे, फॉरेस्ट वाले उसी को नहीं मान रहे। मैं लीजिए तो उसी के साथ में अग्रेसिव है हमारी राजनीतिक। जब 2019 का मामला आया, 2019 का मामला में कोरबा सिंघम वाला हुआ, तो उसमें मैं इसी एक में तो कार्यवाही कर रहा ना, रिजर्व फॉरेस्ट है, कटाई का नियम नहीं करी, नए कपोल आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जैसे मछली के नए बच्चे आते हैं वैसे भी नया नया रिजर्वेशन होता है। अब इसमें आदिवासियों का हित कैसे टकरा रहा है देखना, आज लोकतंत्र आगे तो सही तो नहीं हो गया, कुछ नहीं। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ इसी हंसदेव अरण्य क्षेत्र में, जंगल में बहुत सारे महुए के पेड़ हैं, ठीक है, तेलू पत्ता है, सात सारे बीज है, 4 हाटू है, महुआ डोरी। तो देखो अभी जंगल में आदिवासियों का खेत नहीं है, लेकिन जंगल उनका है, जंगल तो उन्हीं का है। ये क्योंकि इतनी सी वहाँ जन्मे हैं, पैदा हुए, वहाँ रहे हैं, और उनके हर चीज जीव जंतुओं के बीच में उनका चल रहा है, तो एक जीवन यापन उसी से है भाई। आज उनका स्वतंत्रता छीन ली है ना, कैसे छीन ली है? देखो आप बोल रहे हो हम फ्रीडम हो गए, आजाद हो गए, ठीक है, 75 सालों के बोले, उसी जंगल से एक आदिवासी एक परिवार महुआ बिन खिलाता था, तो एक सीजन में ना अपनी बेटी की शादी कर लेता था, तेलू पान का बोनस पाता था, 4 हाटू पेड़ तक तोड़ाई करता था, और उसमें बच्चे के लिए बाइक खरीद लेता था, पूरा खाना पीना चल रहा है। जंगल में बहुत पैसा है ना, ऐसा नहीं है कि जंगल के लोग गरीबी गुजारा, मतलब कि जैसे भी है, लेकिन उनका जो आय का स्रोत है, कनेक्शन है, जैसे कनेक्शन है, दिल से कनेक्शन है ना, ठीक है। विनाश भी विद्रोहन करते थे लोग, पेड़ काट के महुआ पूरा नहीं ले आते थे। अब क्या हुआ कि जैसे ये आपका खेत है ना, तो एसीसीएल यहाँ जमीन को लेगी ना, तो आपको पैसा देना पड़ेगा भूमि अधिग्रहण में बहुत ज्यादा, और क्या करेगा, आपको नौकरी देना पड़ेगा। अब इसलिए कारपोरेटाइजेशन अडानी क्या सोचा पता है, वो बीच जंगल को लिया, मतलब सरकार उसी की है, जो कुछ कम पैसे में सरकार को फंड में डालेगा, मतलब कि ऐसा है उसका सिस्टम अभी कि कम लगाओ और ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, किसी को नौकरी देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब किसी को अपना खेत फंसा ही है, आदिवासी जंगल देख के रह रहा था, अब जंगल को लेके हंसदेव को पूरा, ठीक है, वो तो सरकार का है, अब वो सरकार का है, फॉरेस्ट वाला, अब सरकार का पैसा सरकार के चला गया बोल रहे, तो उसी को मतलब कि बढ़िया दिमाग है, अडानी अंबानी लोग, मतलब कि इसी को बिजनेस थ्रॉट समझिएगा ना। पहले अभी देखिए बीच जंगल में अभी यहाँ भी कोयला है, कहीं भी कोयला, पहले ना दीपिका गेवरा का नाम का क्या है, यहाँ जितना खेत निकला तो सबको पैसा दिया, करोड़ों को दिया, लेकिन इनका हित नहीं गया, इनको मिल गया, लेकिन ये जंगल ले लिए, तो जो आदिवासी को जंगल से जो 4 महुआ फल 4 हाटू मिलता था, ऐसा उसका जीवन यापन था, तो उसका लगाव, उसका दिल उसी में था, हंसा हुआ, उसको कुछ मिला भी नहीं ना, और कुछ मिला भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ मिला है। अभी आप जाके देखो रायगढ़ में 90 एकड़ में, आज के दिन में कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी दे दिया है, 15-20 हजार का दे दिया जा रहा है, जो क्षतिपूर्ति देना था ना सरकार, मैं मान लो कॉर्पोरेट हूँ और आप सरकार हो, तो जो क्षतिपूर्ति मैं आपको दे दिया, ठीक है, लेकिन अब मैं खोद दिया उस एरिया को, अब उसमें आदिवासी खेत फंसा ही नहीं है, तो कहाँ नौकरी पाएगा, पैसा पाएगा, जंगल से लेकिन जी रहा था, तो क्रांति क्यों नहीं करेगा, बात ये है। तो डेमोक्रेसी सही नहीं चल रहा है, रूल में भी नहीं चल रहा है, रूल में जो आपने बनाया कि कार्य योजना का वर्किंग प्लान होता है, अभी रायगढ़ का ही कोई भी निकाले तो रूल में जाए तो कुछ काम भाई अब कर ही नहीं सकते काम, तो पुलिस फोर्स लगा के इतने लोगों पे दबाव देने के कारण अपने तरीके से देखो
तो और ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन नेता लोग उसी कमीशन 1% सबसे देखो सब उसी में बंधे हुए हैं। अभी कोई भी नेता को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी नेता को अगर बोल देता हूँ कि जाकर मतलब कि जो नियम है उसके तहत ही काम हो करके, तो नहीं जवाब नहीं दे पाएंगे। देखो क्या है, जवाब ही नहीं दे पाएंगे कोई भी राजनेता को, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस जो भी हो, XYZ, चाहे सांसद विधायक जो भी हो, नहीं दे पाएंगे जवाब। देखो अब वो फिर हारेंगे तो वो दूसरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि कमीशन खोरी है, उन्हें डायरेक्ट कमीशन मिलता है पैसा, और पब्लिक को कैसे बना, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। एक व्यक्ति नहीं है, ये मकरजाल कैसे बना। और रही बात कोयला की जरूरत की, ठीक है ना, आज के डेट में इतने सारे बेरोजगार इंजीनियर हैं, इतने सारे लोग हैं जिसके पास मास्टर माइंड दिमाग है ना, मास्टर माइंड दिमाग है। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या शेखर भाई? मतलब ऐसा ऐसा दिमाग है कि उसे सदुपयोग करेगा गवर्नमेंट, उसे मतलब कि वास्तविक में उसका अभी सही लाभ लेगा। हाँ। ठीक है, उस दिमाग का, मान लीजिए आपका दिमाग है, मेरा दिमाग है, अगर गवर्नमेंट उसका सही लाभ लेगा तो उन्हें लाभ मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप कोयला पे ही डिपेंड रहकर बिजली ठीक है। इसमें अगर खनन भी हो रहा है तो सुनो ना बात, खनन की भी प्रक्रिया अलग अलग है। आप अगर संविधान पढ़ोगे, आपको नियम, फॉरेस्ट का नियम, सबका नियम मैं बहुत दिन से पढ़ा हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ। 2 मिनट देंगे। हाँ देखो बताया ना, जिला खनिज न्यास निधि होता है, DMF फंड जी 2015 में एक आया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड करके। जैसे उड़ीसा का केवंझर जिला आया, सबको पता है, सबसे ज्यादा पैसा वही पाता है। आपके यहाँ का DMF फंड का पैसा इसी साल क्या हुआ पता है? जब संसदीय चुनाव चल रहा था ना, तो हमारे यहाँ कोरबा से दावेदार कौन थी? सरोज पांडे। हाँ, क्रेडिट उद्धव का दावेदार थी। तो जो DMF फंड का मेन हेड कौन होता है पता है? अध्यक्ष है कलेक्टर, ठीक। और उसके साथ में जो सदस्य रहते हैं फॉरेस्ट के, पुलिस के और स्वास्थ्य विभाग के सब लोग सदस्य रहते हैं। तो ये जिला खनिज न्यास निधि क्या है पता है कि हमारा 4 नंबर में कोयला खोदाई हो रहा है कहीं भी, तो उसका तो 10% 15% पैसा उस खनिज निधि में जाता है। उस क्षेत्र के विकास के लिए तरियागारीकरण, रोड हो गया, पुल पुलिया बनाना, रोड CC रोड बनाना, इनको अच्छा बिजली हेल्थ केयर की सुविधा देना, इसके लिए थे। इसको उसमें डायरेक्ट भी वो CSR कुछ बोलते हैं। इसी को कितना बड़ा प्रोपेगेंडा में पाली महोत्सव हुआ, जब इस टाइप इसी डाला था कि सरोज पांडे का बड़ा बैनर लगा के मुख्यमंत्री जिसमें आने वाले CM महाराष्ट्र में आए, वो DMF फंड का पैसा का पूरा उपयोग करके महाराष्ट्र से बाहर से हीरो नेता लाके नचवाए, पूरा प्रोग्राम कराए। जबकि वो आदिवासियों के कल्चर संस्कृति को बढ़ावा, एक कल्चर में उसका उपयोग होगा, लेकिन आदिवासी कल्चर में जैसे सरहुल बोरिया जनजाति नहीं होते हैं, उनके लिए बाजा गाजा के लिए होता, तो वहाँ DJ ऑर्केस्ट्रा बजाया और एक पार्टी का प्रोपेगेंडा किया गया। मैं वही विरोध किया, RI साहब से हमने बात किया, मैडम से बात कराइए, मत करिए। तो मेरे को पुराना जानते हैं पैरा का उसको मैं अपना वीडियो में डाला भी, अपने ग्रुप में भी डाला, उसका ऐसा करके DMF फंड का पैसा का दुरुपयोग, क्योंकि वो डायरेक्ट वो उस जगह के रहवासियों का पैसा है। क्योंकि आपके कोयला खोदा तो जो पॉल्यूशन हो रहा है, तो आपको कैंसर हो रहा है ना। आप बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, मत पिए, कोई बराबर एक हो गया है, बराबर एक हुआ है। हाँ, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, बराबर एक ही है, और ऐसे भी मरोगे, ऐसे भी मरोगे। बड़ी गलती क्या हो जाती है? सिंपल सी बात है, ऐसी ना खाना में गलती क्या होती है पता है? हसदेव एक सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, भारत का हार्ट है हसदेव जंगल, भारत का हार्ट है, फेफड़ा। हाँ, फेफड़ा है वैसा। देखो, और हम लोग मुझे क्या तुझे क्या ऐसा में चले जाते हैं। एक्चुअल में हमारा जब जल जंगल जमीन खोद के करा जाता है, तो हम फॉरेस्ट वाले रेगुलर कटिंग वोटिंग हो गया ना, फिर नया ये लोग पहाड़ टाइप से उठा ला माटी कूड़ा वगैरह रास्ते रास्ते में कोरबा देखोगे, तो वो एलियन स्पीसीज है, पता है? विदेशी प्रजाति, मतलब जिसपे आप कहा चीज को पता है, आप गुलमोहर लगा देते हो, सागवान लगा देते हो, इन पेड़ों का इधर क्लाइमेट के लिए कोई मतलब नहीं। यहाँ साल, सागवान, बीजा, साजा का एक्चुअल जो ढर्रा बहरा डोरी, ये है फॉरेस्ट, और ये सही चीजों को देता है, नीम बरगद। तो ये सब तो कट गए और एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा, वन विकास निगम कॉर्पोरेशन है, तो वो माटी कोड़ेंगे, उसमें वो जो प्लांटेशन पौधा लगाएंगे वही इसी को लगवा देंगे। हमारा जो मेन स्पीसीज को छोड़ देंगे, जो हमारा यहाँ जिसको हाथी खाता, जिसको जो जीव खाते बंदर। अब ये माटी कूड़ा में जो पेड़ लगा है सारा गुलमोहर सुरमोहर, ये तो ऐसा हो गया कि अभी टाइगर के वो ना लेंटाना कैमरा एक पेड़ का प्रजाति होता है, काटा काटा होता है, वो मस्त छोटा छोटा फूलता है, उसको लेंटाना कैमरा बोलते हैं। वो अभी पुटका पहाड़ में पहले बक्साइड खोदा जाता था, तो पहले वहाँ रहवासी में तो बहुत अभी लेंटाना हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेंटाना उन्मूलन के लिए बहुत से पैसे भी आते हैं। तो देखो, हम लोग पॉलिटिक्स में चल रहे थे ना, राजनीति में, तो हमने देखो ये उस टाइम भी ऐसे हुआ, कहाँ जब उपनिवेशवाद थे, शोषण हुआ, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, और
इसी तरीके से साम्यवादी क्रांति बोलता है कि इस शोषण से लड़ना है। जैसे चीन में आता है ना, तो चीन में से नहीं रोल देखना पड़ेगा। वहाँ माओ से तुम जो माओ जेडंग है, जिसको माओ से तुम भी बोलते हो, जिसके फॉलोअर है द रेड किताब, जो माओइस्ट जिसको फॉलो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी जो उसको अब दो, एक हंसिया तोड़ा वाला है, एक हंसिया बाली वाला छाप है। हाँ। तो एक मार्क्सिस्ट है जो रसिया का है, रसिया लेनिन, व्लादिमीर लेनिन की क्रांति से आया। हाँ। और ये माओ जेडंग के जो माओइस्ट बोलते हो ना, पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी से चालू हो तो नक्सली बोलते हो, हाँ। लेकिन द रेड बुक लाल सलाम लोग बोलते हैं। तो ये वही का है, माओ जेडंग के फॉलोअर है। वो भी चीन में सेम इसी तरह का चीन की उपनिवेश था वेस्ट का। और जब माओ जेडंग एक छोटा कैसा परिवार से आता था, बहुत वो लोगों को अवेयर करते था, तो गवर्नमेंट को लगा उस टाइम की सरकार को कि गलत हो रहा है, तो उसको काफ़ी पीछे इधर टकला मकान डेजर्ट, वो भी डेजर्ट टाइप से डेजर्ट है चीन के ऊपर फेंक दिया गया। और वो फिर वहाँ के लोगों के लिए वो कुछ करते बताते बहुत आगे बढ़ता है। और उसके बाद वो अंग्रेजों का धीरे आज का जो ताइवान देश तक भेज देता है। ठीक है, लोगों को के लिए भला करा बताया है कि हमारे यहाँ ये है, राइट से है। तो देखो क्या है ना, आज भी हमारा जो डेमोक्रेसी है ना, जो लोकतंत्र है, निराधार है। देखो अभी इतने बड़े बड़े इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लग रहे हैं। अभी बिहार इलेक्शन के लिए देखो, अभी राहुल गांधी का रैली चल रहा है, वोटर फर्जी का वोट जो कर्नाटक के महादेवपुरा का एक असेंबली का पूरा मीडिया के सामने ला के दिखाया गया कितने फर्जी वोट पड़े हैं। क्यों फर्जी? तो लोकतंत्र फेक ही हुआ ना, फेक डेमोक्रेसी हुआ। तो लोकतंत्र ना भाई, खामियत इसमें में तो नया सिस्टम आना चाहिए। हम लोग राजतंत्र से बड़े थे, राजतंत्र, गुरुतंत्र, अभिजाततंत्र, फिर गणतंत्र, समाजवादी शक्ति, उपनिवेश, उसके बाद स्वतंत्र। अब जब स्वतंत्रता में ही आपको चीज नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ के कॉर्पोरेटाइजेशन में तो क्या होगा? आज के डेट में लोकतंत्र क्यों आया? राजतंत्र से लोकतंत्र क्यों आया? इसलिए लोगों को अधिकार मिले, और लोगों को चुनने का अधिकार मिले, नहीं तो बोलने का अधिकार है। आज हम किसी नेता के पास चले जाते हैं, सर आपका इंटरव्यू चाहिए, ठीक है ना, और सत्य वचन या सत्य पर बात कर दिया जाए तो वो इंटरव्यू डिलीट करवा देगा या इंटरव्यू देगा ही नहीं। दूसरी बात, किसी कलेक्टर के पास चले जाए, ठीक है ना, किसी कलेक्टर के पास चले जाए, सर हमारे ये काम है, हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे इस आवेदन पर गौर कीजिए करके, तो जान रहे ये सत्य है। तो वो क्या होता है ना, विदाउट वेरीफाइड, देखो सुनो, ठंडे बस्ते में एक चांस में कोई गलत करे तो नेता के लिए नहीं कहा, उसमें मैं भी फंसा हूं। सुनो, ऊपर से नीचे तक फंसेगा ना, तो वो चीज के ऊपर ऑडिटर भी आएगा ना, मान लो ऑडिटर आपके यहाँ आएगा, देखो कोई लोकतंत्र, कोई नेता एक गलत किया, लोकतंत्र सोचिए ना, सोचने वाली विषय है, कोई रिजिक नहीं है ना, दृढ़ नहीं है। हाँ, मतलब कि ये जो लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टी है, और जो नियम कानून है वो सिर्फ मध्य वर्ग के लिए, जो 10,000, 15,000, 20,000 जो कमा रहे हैं, ठीक है, जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए राजनीतिक टैक्स इतना उनके लिए राजनीतिक है, उनके लिए सिर्फ ये नियम कानून है ना। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कुछ हो गया, उनके लिए तुरंत उनके ऊपर धारा वारा दुनिया भर का लग जाएगा। लेकिन आजकल ईडी, सीबीआई ये सब को देख लीजिए ना, अभी मैं किसी को नहीं करूंगा सीबीआई को या ईडी को, ठीक है ना, वहां से उन्हें कोई लेना देना नहीं, उसका कमीशन पहुंच जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मैं अभी कलेक्टर सर के पास गया था, सर मेरे को परमिशन दीजिए इस काम के लिए, ठीक है, मेरे को नहीं ऊपर से नीचे तक सब फंस गए ना, कोई अपने आप से सालों नहीं चाहता ना, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट किसी अधिकारी के पास जाते हैं कि सर आपका इंटरव्यू दीजिए, मैं डायरेक्ट किसी नेता, विधायक, सांसद के पास जाता हूँ, सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कुछ विषयों पर जो पब्लिक का, मेरा खुद का विषय, जनरल विषय, मैं कभी भी किसी भी नेता के पास या जनरल विषय बहुत पहले गया था ना, एक सब्जेक्ट के लेकर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ 5-10 मिनट के लिए, ठीक है ना, नहीं दे पाएंगे, ना परमिशन मिलेगा ना कुछ। चलो वो छोड़ो, प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, 11 साल जब आया बोला चला गया, तो हमारे लिए तो यही आजादी है भाई कि जो सोशल मीडिया पर आकर अपना बात को रख सकते हैं, ठीक है ना। देखो इसका भी इम्पैक्ट ऐसा होता है, तो इसीलिए हम सोचे हैं कि हम शेखर भाई के साथ, हमारे मित्र हैं शेखर भाई के साथ
जब भी शेखर भाई को टाइम मिलेगा हम ऐसा ऐसा बात करेंगे ताकि लोगों को सुनो ना, जागरूक कुछ सच जानना जरूरी है बहुत ज्यादा। सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहे, कुछ सच बताना है। सुनो हाँ। क्या होता है ना, मेरा पहले वन विभाग है, अब इसको क्या बोलता है, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय। तो हाँ। उसका एक मिनिस्ट्री है, जलवायु पर्यावरण मंत्रालय सेंटर में मिनिस्ट्री है। अब स्टेट लेवल में उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं। हाँ। वही का डिपार्टमेंट, मंत्रालय नहीं बोलते, स्टेट में भी है लेकिन डिपार्टमेंट जलवायु पर्यावरण मंत्रालय बोलते हैं। लेकिन उसका भी मंत्री रहेगा, उस विभाग में मंत्री बनाएगा, असेंबली भी बना है, विधानसभा में भी और लोकसभा में अपना पूरा मंत्री इसलिए जरूरी है क्योंकि डिपार्टमेंटल, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, या एसीसीएल का हो गया, कोल फील्ड हो गया, या उद्योग क्षेत्र हो गया, या निगम क्षेत्र हो गया, सबका मंत्री इसलिए जरूरी होगा क्योंकि लोगों का जो समस्या रहता है पार्लियामेंट में जाकर उस समस्या को डिबेट करना, ठीक है, उसमें कोई सुधार हो। मान लीजिए फॉरेस्ट में कुछ नियम के तहत गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है, तो कौन उठाएगा अपना पार्लियामेंट में सवाल, वहां के मंत्री उठाएंगे। जैसे फॉरेस्ट का कोई अधिकारी हो गया, फॉरेस्ट का अधिकारी गलती कर रहा है, इस विभाग में ये जैसे अब चैनल में कुछ गलती हो रहा है, यहाँ का पेड़ को काट दिया जा रहा है, वहाँ का पेड़ को उखाड़ दिया जा रहा है, शेर परेशान है, हाथी परेशान है, बंदर परेशान है, ठीक है, तो फिर उसका विषय कौन उठाएगा पार्लियामेंट में जाकर? हमारे मंत्री जी उठाएंगे ना, हम थोड़ी जाकर। हमारा तो ये कलेक्टर साहब से हम निवेदन करते हैं कि साहब की अधिकारी से इंटरव्यू लेना है, परमिशन, उसका परमिशन नहीं मिलता तो के पास अब कमिश्नर आज लागू होने वाला है। तो इस विषय में थोड़ा सा मेरा बात सुनिए, पहले मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय है, एक मिनिस्ट्री से अकेले गलती नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मान लो एक परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आज हाथी फंसा है ना सबका, मैं बता रहा हूँ। गजराज प्रोजेक्ट आया 2015 में, मैं करतला में था। हाँ। गजराज प्रोजेक्ट क्या था पता है, कॉरिडोर बनाना था, एलिफेंट कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब जिसको रास्ता आने जाने का रास्ता होता है ना, तो हमारे हाथी कहाँ से आते थे पता है, नॉर्थ ईस्ट असम से हाथी आते थे और ये सीधे छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके और ऊपर कुछ उधर चलता, उत्तराखंड तरफ चलता था, राजा जी नेशनल पार्क में, और नीचे कर्नाटक केरल तक, केरल तमिलनाडु, ये हाथी का कॉरिडोर है आने जाने का इनके पूर्वजों का। ये लोग पूर्वज आना जाना है तो उसी पूर्वज इन लोग का चलना का सर्कुलर है। अब मेरे को पता है इस रास्ते मेरे को जाना है, गाड़ी इस रास्ते से पार हो जाएगी, सिंपल भाषा में सुनिए रास्ता है वो। अब वही उसी लिए ये हमारा रास्ता है, लेमरू सब लेमरू हाथी रिजर्व बनाया, एलिफेंट रिजर्व, लेकिन वहाँ कोई हाथी सारे रोड में आपके शहर में घुस जाए, क्योंकि आपका हसदेव माइनिंग चल रहा है, तो हाथी इतना संवेदनशील प्राणी है, सेंसिटिव, जिसके कान बड़े होते हैं, बम ब्लास्ट होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके पैर एकदम सेंसिटिव होते हैं, जमीन को कैप्चर करते हैं, एक दिन में 40 किलोमीटर का दायरा करता है। हाथी वो जीव है जो सबसे ज्यादा दिन भर खाता है और बीजों को ना जंगल में अपने मल के द्वारा बिखेरते, मल गया बिगड़ा तो नया फिर वहां से आज वो हाथी कुदमुरा में ही रोज के लिए, क्योंकि कुदमुरा और केदाई में देखते हो पसान में हाथी क्योंकि फंस गया है, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो बम ब्लास्ट हो जा रहा है, हो जा रहा है, उन्हें मतलब कि संकेत जल्दी मिलता है। हाँ, तो वो कॉरिडोर से ना वो आके ना अपने ही एरिया में सरगुजा, कोरबा और ये हमारा हसदेव ओबेरन एरिया है, इसमें हाथी फंस गया। अब उसको खाने का नहीं मिल रहा है तो अपना फूड भी चेंज हो गया, धान को खा रहे हैं, लोगों के घर के मोहन खा रहे हैं, जिसको खा रहे हैं, तो बीजा छाल ये लोग अपना और जो जंगली चीज को खा, दाल पत्ते खाने वाले जीव है। आज जितना बंदर देखोगे रोज लोग देख के भी जैसे दाना पानी रोड में बैठे रहे, रोड में बैठे रहे, अंदर खाने के लिए कुछ नहीं। तो आप जैसे इधर बैठेंगे, योजना बनाएंगे ना, अभी आपने आपको कोरबा में बहुत बड़ा जंगल दिया हूँ और दिपका में उसमें एक बंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोयला को की मिट्टी कूड़ा बना के उसमें तुम कांटेदार कुछ झाड़ को लगा दिए हो, हरा दिखते रहे दुनिया को, बात समझो, बस तेरे नेचुरल दिखाने के लिए हो गया है। मक्खी भी नहीं बैठेगी उसमें, क्योंकि ऐसा नेचर में नहीं रहता, वो रियल नेचर में रहता है। तो आज प्रकृति का जितना जो अब शोषण करते हैं ना, तो एक मंत्री नहीं करता, वो ग्राउंड लेवल से चलता है। देखो ग्राउंड में फॉरेस्ट गार्ड में हूँ ना, मैं फंसा हूँ, डिप्टी रेंजर फंसा है, रेंजर से लेकर कमीशन को तक पूरा वहां तक चला है। अब कोई ऑडिटर आएगा तो वो भी को अधिकारी कर्मचारी उसका भी तो कुछ कोड है, वो भी ऑडिटर आएगा अपना तो पैसा खाने को भी चला जाएगा। तो ये लोकतंत्र की ये खामियां हैं। बात समझ रहे हो? कोई चीज जब आज तक राजतंत्र से हम लोकतंत्र तक आए तो सफर तो किए, अब जब इसमें
एब्सोल्यूट जाना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए मैं बार-बार एक आइडियाज देता हूं परमतंत्र, एब्सोल्यूटोक्रेसी पर। जहां पे क्या है ना, इसी को बोला गया था जो सुकरात ने जो स्टार्ट किया था ना, एक तर्क विद्या डायलेक्टिक्स, कुछ भी चीजों पे बात करेंगे, वाद प्रतिवाद में संवाद। तो जब तक हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। एक्चुअल ठीक है, लेकिन हम बिना बात किए हुए आपको हम सजा दे देंगे कि आप तो गलत हो, बिना मतलब डिबेट किए, बिना मतलब कि पुख्ता सबूत के जो भी ऐसे जब तक हम किसी विषय में चर्चा नहीं करेंगे, इस विषय में ये विषय सत्य है कि नहीं है, ये विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, सॉल्यूशन निकलेगा ही, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये लोग क्या करते हैं, देखो और ये बड़े कॉर्पोरेट को भी जैसे खदान और सीएसआर का फंड रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इसमें ऐसा सीएसआर का फंड किसका रहता है? जैसे ठीक है ना, दुनिया भर का जो कंपनी है, ठीक है, यहाँ 50 कंपनी है, ठीक है, 50 कंपनी का टर्नओवर, मान लो बाल्को के लिए चलो ना, बाल्को है तो बाल्को के अंदर भी कंपनी है, बाल्को के अंदर जैसे एसीसीएल है, ठीक है, एनटीपीसी है, बाल्को के अंदर भी कंपनी काम कर रही है जिसका करोड़ों का टर्नओवर है, ठीक है। उनका मतलब कि जो कमाई का पैसा का सीएसआर जो होता है उसे 2% खर्च करना रहता है, लेकिन उनका पैसा जा कहाँ रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, वो पेपर में दिख जाता है कि ये वास्तविक सच्चाई है। किसके ऊपर कोई भी मैं अधिकारी को बोल दूंगा, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई भी अधिकारी बोल देगा कि इसके ऊपर डिबेट करके दिखाए, कोई भी नेता हो, राजनीतिक पार्टी हो, कोई सांसद हो, विधायक हो, पूरा चैनल बना है मुकेश जी कमीशन खोरी का परसेंटवार। वो चैनल ठीक है, जब तक देखिए क्या है ना, चैनल बना है समझ लो, लेकिन जो सीएसआर और डीएमएफ फंड का जो पैसा है, ठीक है ना, पूरा 70 से 80% कमीशन खोरी में चला जाता है, 20 या 30% ही काम होता है, 20 या 30% ना, ठीक है ना, कमीशन खोरी हो, लेकिन तो लोकतंत्र की वजह से इसी बात को किसी भी हम अधिकारी को अवगत कराते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अवगत कराते हैं, ठीक है, तो उनका क्या है, उनको भी आप अभी स्कूल कॉलेज के जो छत और जो सैनिटाइजेशन के सुविधा को देख लो, कहाँ छत गिर रहा है, बाथरूम का व्यवस्था नहीं है भाई स्कूल कॉलेजों का। अब एक्स्ट्रा भट्टी खोलने के आदेश आपको भी 400 एक्स्ट्रा भट्टी जगह बनवा रहे चालू भी हो गए। स्कूल कॉलेजों में जो सरकारी स्कूल कॉलेज की व्यवस्था देखिए, अभी तो खदान खोद के दीपका का कॉलेज गिरा दिया, हरदी बाजार का स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ते थे पढ़े रहे। देखिए अभी 3-4 कंपनी है, तो सीएसआर फंड से भी करोड़ों का स्कूल बन रहा था ना, उसमें पता नहीं 2-3 करोड़ खर्चा हुआ होगा, मतलब वो 4-5-10-15 लाख खर्चा हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं, और 2 करोड़ों गरमन हो गया, ठीक है। बहुत सारा ऐसा फंड है। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात ये है कि पब्लिक को हमें बताना है, ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है कि एसीसीएल का सीएसआर या एसीसीएल के अंतर्गत जितने भी अभी कंपनी का लिस्ट नहीं रखा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जितने भी कंपनी है उनका सीएसआर फंड कहाँ जा रहा है, ठीक है, आप ना डायरेक्ट एसीसीएल का डीएमएफ सीएसआर कहाँ जा रहा है, एनटीपीसी का सीएसआर डीएमएफ कहाँ जा रहा है, ठीक, ये बाल्को का कहाँ जा रहा है, बहुत सारा है जिस विषय में उसको छोड़ो। कलेक्टर के जनदर्शन में जाऊंगा, सर मेरे को आदेश चाहिए कि मैं फलाना से सवाल पूछ सकूं, मैं एसीसीएल के इस अधिकारी से सवाल पूछ सकूं, मैं इस डेमोक्रेसी में आदेश की आवश्यकता कहाँ है? आदेश नहीं, देखिए आदेश की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेसी में, लेकिन हम किसी पास जाते हैं ना, मान लीजिए आदेश की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो तो देने के लिए आपके पास आरटीआई एक्ट है ना, उसमें भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि सब चीज उन्हीं के पास है ना। देखिए आरटीआई के कितना कॉपी चाहिएगा, देखिए अगर उसके ऊपर केस नहीं ठोक दूंगा ना, फिर भी उन लोग बात जाएंगे कैसे, पता है, क्योंकि हम लोग क्या है 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो भी कमाने वाले हैं, ठीक, उन लोग क्या है करोड़पति है,
ठीक, जो भी वास्तविक सच्चाई पर चर्चा हो रहा है ना। अभी रायगढ़ के भी मामले में ना हम लोग क्या है वास्तविक सच्चाई, उन लोग क्या है पैसे वाले पार्टी है। अभी कुछ नेता लोग के पास बोल दूंगा, या किसी अधिकारी के पास, किसी कलेक्टर के पास, किसी एसपी के पास, या ईडी में चला जाऊंगा, या सीबीआई में को मेल कर दूंगा, या ईडी को, ठीक है, आएंगे अपना पैसा लेके जाएंगे। पैसा का लेन देन कब फिक्स नहीं होता है पता है, मतलब आपका हमारा नहीं जमा तो अगर कोई अरियल नहीं आएगा काबा दे वो हम पैसा। राजनीतिक पार्टी के ना चंदे लेने के ना 10 बहुत सारा रास्ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इसमें सबसे बड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड। अरे अभी तो ये बोल दिया गया यार, लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ स्कूल में पढ़े हैं, किनके द्वारा कहा गया है कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है बोलता है। अरे एनजीओ मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एनजीओ एक्ट होता है, फॉरेन में कहाँ से कहाँ पैसा कितना आता है, कहाँ कहाँ उनकी संस्थाएं हैं, वो एनजीओ नहीं है। एक फिर बोलता है वो सांस्कृतिक वो है, जिन एनजीओ उसको सारे डाटा सरकार को देने पड़ेंगे। सर्च करिए गूगल में एनजीओ जो पार्टी विशेष के लिए वो क्यों फिर वो एजेंडा चलाता है। बिहार चुनाव में भी जाओ आरएसएस से लोग उतर गए हैं, तो भाई एनजीओ आपने कैसे बोल दिया हिंदू मुस्लिम करेंगे, कहाँ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है? ये भी मामला है। देखो सांप्रदायिकता के नाम ये शुरू से चला रहा है, लोगों को ना जात पात धर्म संप्रदाय के नाम पे बांट दो तो लोग अब इतना नहीं बुलाए रहेंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं कि जब इतना डेवलपमेंट राजतंत्र से लोकतंत्र तक आया तो इससे ऊपर भी कोई तंत्र होगा, एब्सोल्यूट होगा वो। हम मैं आज नहीं होगा कल होगा। नहीं, जब देखो लोग इसके लोग में विवेकवान होना पड़ेगा, लोगों को तर्क विद्या हर चीज पे ये ऐसा मैंने 10 रुपए लिया आधार कार्ड को तो क्यों लिए पूछना पड़ेगा तर्क विद्या। अगर मैं किसी चीज से गलत कर रहा हूँ पूछ लेना, हाँ ठीक है। अगर क्या कोई अगर नेता से हम इस चीज को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज 4 लोग सुनेंगे हमारा बात, अभी कल 10 लोग सुनेंगे, कल कोई नेता आएगा तो पूछेंगे कि इसका कैसे होता है सर करके, तो तभी तो वार्तालाप होगा और बढ़ेगा। जैसे मैं किसी का आधार कार्ड बनाया और मैं उससे पैसा लिया 100 रुपया, तो पूछेंगे वो कि मैं 100 रुपया लिया तो किस चीज का है, क्या चीज का है, ऐसे पूछेंगे। सवाल हो गया, एक सवाल हो गया ना, मेरे लिए एक सवाल हो गया, ठीक है। लेकिन नेता लोग के लिए सवाल नहीं हुआ ना। जब नेता के लोग उनके पास पैसा कहाँ से आता है, जब लोग जानेंगे तो जब नेता लोग से सवाल पूछेंगे, ठीक है ना, नेता से ये बात जानना, ठीक है। मान लो कि पता चलेगा ना। सुनो ना, हाँ देखो हमारा जो टैक्स ये 60 रुपए का एक पापड़ का पैकेट है, अब सबसे में लग गया जीएसटी। अब मान लो कि इसमें सीजीएसटी लगेगा सेंटर का आधा 12 रुपए वो ले लिया, एक जीएसटी लगेगा स्टेट का 12 रुपए ले लिया, 24 रुपए एक्स्ट्रा गया मेरा। आज तक स्विट्जरलैंड जहाँ स्विस बैंक से काला धन लाऊं हर एक व्यक्ति के 15 लाख आगे बढ़ते वहाँ एक भी टैक्स देना नहीं पड़ता। और एक भारत जैसा गरीब देश, अब अमेरिका के बड़े-बड़े शहर में है ना, बड़े-बड़े देश में इतना टैक्स नहीं दे रहे हैं, 24 रुपए टैक्स पर से डाल रहे हैं। इतना टैक्स देने के बाद हमको सुविधा कुछ नहीं मिल रही है, बात समझ रहे हो? हमारी नाली ऐसे गंदे अक्षर के रहे, हमारे संसाधन को खो दोगे ना, कोई सही स्वास्थ्य था। सुनिए, देखिए ये आपका मोबाइल है, ठीक, ये मोबाइल है। कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा झूठ बता रहा हूँ मैं आपको, ये मोबाइल है, ठीक है। आप मोबाइल बेचने वाले हैं, ये मोबाइल बनाने वाले हैं, ये कोई सा भी कंपनी का मोबाइल है समझिए, ठीक है। और ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर पब्लिक को बेचेगा, ठीक। तो कंपनी तो आकर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा मोबाइल बेचने के लिए, ठीक। तो आप खरीदोगे मोबाइल, रिटेलर आप पब्लिक खरीदेगा मोबाइल खरीदने के बाद उसका जीएसटी देगा, जीएसटी देगा ना, दोनों की तरफ जीएसटी आएगा और ठीक, सीजीएसटी देगा। कंपनी का होशियारी देखिएगा ना, अगर कंपनी 1000 मोबाइल बना रही है, ठीक, तो 500 मोबाइल विदाउट जीएसटी का बेच देती है। सिंपल सी फंडा ना। अब कैसे बेचती है? ब्लैक मार्केटिंग। कंपनी दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर दिया इसको, इससे लिए लिया जीएसटी, ठीक है। और ये कच्चा बिल पक्का बिल के नाम से पक्का बिल माना जाता था, कुछ सामान के लिए पक्का बिल मांगा जाए। मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां से भी सेटिंग होता है ना, ठीक। यहाँ पर डुप्लीकेट भी मोबाइल, मतलब कि सेम सील पैक मोबाइल डुप्लीकेट को भी बेच दिया जाता है ओरिजिनल के नाम पर। आपके लिए ना मैं जो हमारे मतलब ये कॉर्पोरेट सेक्टर का
मतलब कि मतलब वास्तविक सच्चाई है। जितने नेता लोग को फंड देते हैं ना, ऐसे ही करके कलेक्ट करके, जैसे एससीसीएल का कोयला हो गया या जितना भी बड़े बड़े प्लांट है, उद्योग है, ठीक है, उन लोग ब्लैक मनी कमाते हैं। ब्लैक मनी कमाने के उसी को ऊपर में एवज में उन्हें कमीशन दिया जाता है। मिलता है दारू भट्टी हो गया, ये जितना आपके व्यूअर को एक बात कहना चाहता हूं। हाँ। देखो कोई भी चीज ना रिजिड नहीं है, दृढ़ नहीं है। रिजिडिटी देखो, अगर राजतंत्र से बढ़ के गुटतंत्र, फिर अभिजात तंत्र, फिर आपका फिर गणतंत्र, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, फिर स्वतंत्र हो गई। तो स्वतंत्रता में भी आपका डेमोक्रेसी है ना, जब इसमें भी खामियां है तो रिजिड नहीं है, दृढ़ नहीं है। आपको बशर्ते ये है कि सबको विवेकवान बनना पड़ेगा, तर्कवान। तर्क मतलब आपने कुछ सामान लिया तो उसमें टैक्स इतना इतना मैं दे रहा हूँ, तो ये टैक्स स्विट्जरलैंड में आप जाओ जहाँ स्विस बैंक है, किसी को 1 रुपया टैक्स देने नहीं पड़ते। गवर्नमेंट उल्टा किसी को बेरोजगार रहने नहीं देती। देखो, और उनके हम सुविधाएं ऐसा पाओगे, और आप टैक्स दे के तुरंत निकलो दुकान से, आप करोड़ नाली टूटा है, घर टूटा है, आप गाड़ी सही आने जाने का सुविधा नहीं है, तो आप सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और आप ही सबसे ज्यादा असुविधा में है। भारत को अगर स्थिति देखा जाए ना, तो कुछ टाइम में जो सोमालिया के लुटेरे, जो समुद्री लुटेरे निकलते हैं ना, वैसे हो जाएगा। इतनी बेरोजगारी है, लोगों को स्कूल शिक्षा से वंचित करा जा रहा है, जात धर्म संप्रदाय के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करा जा रहा है, ताकि आप अपना विवेक खो दें। अगर आपका विवेक, तर्क, विद्या, ज्ञान, डायलेक्टिक्स, बुद्धि, ब्रेन का पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी को देखने सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, कोई भी चीज आपको निवेदन करने से, या हर चीज का प्रोसीजर होता है कि पहले निवेदन करो, पूछो, मांगो। भाई हमारा तो चाणक्य भी था, तो क्या करा, साम दाम दंड किया, साम दाम दंड भेद। पहले निवेदन किया, राजा के पास, वो राजा के पास जाकर निवेदन किया, राजा नहीं समझा, उसके बाद तो अपना 2 राजा के दरवाजे फूट डाला, कूटनीति में आ गया ना, उसके बाद तो कूटनीति में आ गया ना, बस ठीक ना। यही पहले जाकर हम क्या करते हैं, पहले जाकर अपने जो भी नेता, हम नेता क्यों चुनते हैं? हम नेता इसलिए चुनते हैं कि जो भी मोहल्ला की समस्या है हमारे पास है, अभी बिजी है हम लोग, आप हमारा काम करो। नेता चुनने का मतलब यही है, हम बिजी हैं लेकिन हम आपको देना प्रतिनिधि, आप हमारा ये काम करो। हम अपना रोजी रोटी में व्यस्त रहेंगे, आप करो। आपकी जिम्मेदारी है कि ये रोड का निर्माण करना, या नाली का निर्माण करना, या उस व्यक्ति को मजदूरी नहीं मिल रहा है, वास्तविक मजदूरी नहीं मिल रहा है, उसका देखभाल करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो हम किस लिए कोई बात को लेकर हम किसी नेता के पास जाते हैं, किसी नेता के पास जाते हैं, किसी विधायक के पास या किसी कलेक्टर के पास जाते हैं, वो भी रिजिड नहीं है ना, कोई कलेक्टर दृढ़ हमेशा के लिए नहीं है, नेता हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन सिस्टम में जो खामियां हमेशा के लिए है ना, सिस्टम में खामियां हमेशा के लिए, लेकिन उसे अगर आप जाओगे तो धीरे धीरे सुधार भी सकते हो ना। ये नहीं कि हम आपको इस चीज की जानकारी दिए, ठीक है ना, तो मान लीजिए किसी प्लांट के बारे में मैं बताया, कि किसी अधिकारी के बारे में बताया कि ये अधिकारी भ्रष्ट है करके, ठीक है, तो आप वहां पर पहुंच गए उस अधिकारी के पास डायरेक्ट, तो वहां से उसको आपको कमीशन मिल गया, तो आप पीछे हट गए, खुश हो गए। बस यही तो गलती है। या राजनीतिक या न्यूज चैनल बहुत सारे हैं जो उनको कमीशन मिल जाता है, खुश हो जाते हैं, पीछे हट लोगों को ना सॉल्यूशन नहीं, लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, ज्ञान से कोई भी चीज अगर जानकारी चाहिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में आपको कहां से लूटा जा रहा है, चाहे कोई भी लूटे, चाहे मैं लूटूं, कोई भी लूटे, आपको जानकारी एकदम 100% मिलेगी। जैसे आपकी वित्त मंत्री क्या बोलती, जो कभी कमेटी मार्जिन बोलती है ना, निर्मला सीतारमण मार्जिन, अरे इतना टैक्स लगाए हो, मार्जिन सॉरी फॉर बट क्या है, बट मतलब कि हंसी जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग क्या है ना, जब तक किसी विषय में हम लोग गहराई में नहीं घुसना चाहिए। ये टॉपिक सुनो ना, बहुत बड़ा इमोशनल टॉपिक है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा क्लोज करते हैं, कभी और विषय में बात करें। लास्ट कंक्लूजन मैं निष्कर्ष बता दूं, जितने भी हमारे निष्कर्ष बताएंगे, हमारे शेखर भाई निष्कर्ष बताएंगे कि इस विषय में निष्कर्ष क्या हो सकता है। देखो कंक्लूजन यही है कि देखो जितना भी डेवलपमेंट होते हैं, आज आपने ये सिस्टम पाया, और जिस यथा स्थिति में आप चाहे जिस जगह या जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, आप अपने जिस परिस्थिति में हो,
आपका जो भी परिस्थिति स्वास्थ्य से लेकर हेल्थ से लेकर जितनी भी स्कूल शिक्षा रोजगार से रोड पुल पुलिया निर्माण से कौन जवाबदेह है? अकाउंटेबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शासकीय कर्मचारियों की है कि ये सब मैनेज करके चले। ताकि आप टैक्स दे रहे हो ना, CGST SGST से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, तो आप टैक्स दे रहे हो, इसीलिए गवर्नमेंट चल रही है, प्रशासन उसी को पैसा मिल रहा है। दारू भट्टी भी खुल रहा है, सबसे ज्यादा पैसा उसमें गवर्नमेंट को मिल रहा है, और वो भट्टी खोले जा रहा है। तो भट्टी और खोले जा रहे हैं तो बच्चे लोग और हमारे जो और शराबी होंगे, चलो जैसे अहमदाबाद जब गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, तो हमारे यहाँ भट्टी को बढ़ाकर स्कूल की उस स्थिति को नहीं देखा जा रहा है। तो आपको हर एक को अपने ही प्रश्न उठाने हैं। विवेकवान इतना बनो, हर कोई मोबाइल लेके चलते हो, मोबाइल में ही देख रहे हो वीडियो कि कोई भी चीज गलत जहाँ देखे, नदी नाला को शेयर कर दीजिए। कितने का प्रोजेक्ट है आप पूछ सकते हो। चाहे मैं फॉरेस्ट से मैं काम करा रहा हूँ, तो कितने का प्रोजेक्ट है पूछो मेरे से, लेबर का क्या है रेट, कितना मटेरियल का है, क्या आप डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो अधिकारी डरेंगे हम ऐसा गलत करने से।